संतुष्टि और कहीं ना कहीं समाज सेवा की भावना से वो इन लोगों से जुड़ जाते हैं। लेकिन अगर इन बच्चों के विकास की बात करें तो वो कहीं होता नजर नहीं आ रहा है। अब इसी पूरे आयोजन की अगर बात करें तो यहाँ पर ऐसे बच्चे आए हुए थे जी जो डेफ है और उनकी कई विकलांग है, तो कई उनकी शादी के लिए आए थे या, लेकिन उनसे जब बात करी उनकी शिक्षा को लेकर तो उनकी शिक्षा प्रॉपर नहीं थी। वजह थी क्योंकि यहाँ पर कोई इंटरप्रीटर ही नहीं है, यानी उनको जो ट्रेन करता है, जो प्रॉपर साइन लैंग्वेज जिनको आती है वो यहाँ पर है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इनके प्रति गहनता से सोचना होगा और इनके प्रति संवेदनशील होना होगा, तभी जाकर, क्योंकि ये वो प्रतिभा है जो अगर सही तरीके से इन्हें तराशा जाए तो किसी भी सफल कंपनी की ये सुरक्षा यानी कि सरकार योजनाएं तो कई चला देती है, मूक बधिर या विकलांगों के लिए भी कई तरह की योजनाएं चलाती हैं, लेकिन इसके क्रियान्वयन पर जब इस तरह के मामले आते हैं तो बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है। बिल्कुल सुनीता, यहाँ पर देखा जाए तो मैंने जैसा कहा आपसे कि कहीं कार्यक्रम करके सरकार चाहती है, सोचती है कि हमने काम कर लिया, लेकिन धरातल पर देखा जाए तो ऐसा कहीं नजर नहीं आता है। क्योंकि अगर वाकई में इच्छा दृढ़ शक्ति हो इनमें काम करने की तो करा जा सकता है, क्योंकि ये सामान्य वर्ग से भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। बात करें, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल तौर पर बताऊं तो विकलांगों में जो प्रतिभा की कमी कहीं नजर नहीं आती है। शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी से काम करने वाली एक कंपनी के 70% कर्मचारी विकलांग है और वो कंपनी सफलता के शिखर पर खड़ी है। विकलांग सफलता के कई इबादत लिख सकते हैं, लेकिन उन्हें जरूरत है एक पहल की, और वही पहल अगर सरकार चाहे तो इनके प्रति संवेदनशील हो सकती है। जी बिल्कुल सुरक्षा, यहाँ पर इन लोगों की मदद के लिए सामाजिक संस्थाएं कई आगे आती हैं। यहाँ हमने देखा निशक्त जन कल्याण परिषद को, तो उनसे अगर आपने बात की हो, इस तरह की जो संस्थाएं हैं उन्हें किस तरह की परेशानियां सामने आती है उनके? इनके प्रति जो बजट है वो उसकी कमी आती है, जैसे तैसे अपने स्तर पर और एक दूसरे से मिलकर ये इनको सहयोग करती है। बात करें विकलांग परिषद की तो ये अभी तक ये जो रिश्ते हैं वो बनाती है, जोड़े हैं, जिस तरह के साल भर में ये कार्यक्रम होते हैं जिनको ऑर्गेनाइज कर ये जो रिश्ते हैं वो तराशती है इनके लिए, और कहीं ना कहीं ये सफल भी होते नजर आ रहे हैं। लेकिन सिर्फ बात यही कि कब तक ये बैसाखियों पे चलेंगे, कब तक एक दूसरे का सहारा बनेंगे, अगर इनको सुरक्षा, फिलहाल शुक्रिया आपका इस सारी जानकारी के लिए। तो ये थी हमारी संवाददाता सुरक्षा जो बता रही थी कि किस तरह से मूक बधिर लोगों के लिए यहाँ पर जो संस्थाएं भी काम करना चाहती हैं उन्हें किस तरह से बजट की कमी के चलते परेशानियां सामने आती है। और इस पर हमसे और ज्यादा बात करने के लिए रमाकांत शर्मा जी जुड़े हैं जो समाज सेवी हैं कोटा से। रमाकांत जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार। रमाकांत जी, अभी हमने देखा कोटा का ही ये एक नजारा था जहां मूक बधिर लोगों के से हमने बात की और समाज सेवी जो हैं उनसे भी हमने बात की। यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या आई, सरकार की योजनाओं पर सवाल उठा क्योंकि इसका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो पाता। लेकिन जो समाज सेवी संस्थाएं सामने आती है उन्हें किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे। जैसे हमने ये कार्यक्रम रखा है कल्याण परिषद राजस्थान उसकी ओर से, एक तरह से ये एनजीओ ट्रस्टी मान लो इसको, ये कार्यक्रम कर रहा है। गई साल भी इसने करा था, अब के भी करा। गई साल कम जोड़े थे, अब के ज्यादा है। क्योंकि जैसे निःशक्त जन का मतलब जैसे कोई गूंगा या बहरा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, ठीक है ना, तो ऐसे लोगों को हम जोड़ के चाह रहे हैं कि उनको देश की मुख्य धारा से जोड़े। जैसे हम गूंगे को गूंगे के साथ मिलाना चाहते हैं, उससे क्या है कि जोड़ा बिगड़ता नहीं है। ठीक है ना, उससे क्या है कि उनका जोड़ा जीवन भर चलता है। जैसे गूंगा आदमी की शादी किसी बोलते हुए आदमी से हम करवा देते हैं तो वो जरूर बिगड़ेगा जी, लेकिन उसी के नेचर का आदमी होगा तो वो उनका जीवन अच्छी तरह यापन हो जाएगा। बिल्कुल जी, रमाकांत जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, लेकिन यहाँ पर क्या आपको सरकार की तरफ से कोई मदद मिली और किस तरह की मदद की आस आप रखते हैं यहाँ सरकार या प्रशासन से? सरकार की तरफ से तो मदद अभी तक तो मिली नहीं है। सरकार की तरफ से मदद मिलनी चाहिए, और सरकार की जहां तक मेरा मानना है सरकार मदद उसी को देती है जो सरकार का मतलब मिला जुला आदमी होता है। मतलब सीधी सी बात जानता हूँ जी, यानी कि आप अभी भी सरकार और प्रशासन से मदद की आस ही लगाए हैं, लेकिन उनकी तरफ से अभी कोई कदम नहीं बढ़ाया गया। हाँ, अभी तक कोई कदम नहीं है जी। और हम खुद भी गुजारिश करते हैं आप लोगों के माध्यम से भी, भाई आप भी सरकार तक आवाज पहुंचाएं कि ऐसे निःशक्त जन जो
समाज कल्याण का कार्यक्रम लोग कर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा ऐड देनी चाहिए। उससे क्या है कि उनको उत्साहवर्धन हो, और ऐसे लोग कई छूटे हैं तो उनको भी आगे शिक्षा में, उनको रोजगार में सब हमारे एनजीओ सब काम कर सकते हैं आगे। बिल्कुल बिल्कुल जी रमाकांत जी, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी कोशिश करेंगे कि हम आपकी बात सरकार तक पहुंचा पाए। तो ये थे समाजसेवी रमाकांत शर्मा कोटा से, जो बता रहे थे इनकी संस्था है निःशक्त जन कल्याण परिषद, जो कि इस तरह के मूक बधिर और विकलांग लोगों की सहायता करती है, उनकी शादियों और रोजगार में सहायता करती है, लेकिन सरकार से और प्रशासन से अभी भी मदद की आस लगाए हुए है, क्योंकि कोई मदद उन्हें फिलहाल नहीं मिली है। और अपनी हमसे बात करने के लिए यहाँ पर यत दत्त हाड़ा जी जुड़े हैं, जो कि समाज सेवी हैं कोटा से। यत दत्त हाड़ा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। यत दत्त हाड़ा जी, अभी आपसे पहले हमने रमाकांत जी से यहाँ पर हमने बात की थी, जिन्होंने अपनी समस्याएं रखी थी कि जो समाज सेवी संस्थाएं हैं उनकी मदद सरकार और प्रशासन नहीं कर रहा। तो क्या आप भी सरकार और प्रशासन से अभी मदद की आस ही लगाए बैठे हैं? देखिए, इसमें मदद का जहाँ तक सवाल है, अलग अलग परियोजनाओं के लिए अलग अलग प्रकार से मदद, और अभी जिस विषय पर अपन बात कर रहे हैं मूक बधिर लोगों के लिए जी, इसके लिए काफी सीमित बजट प्रावधान विभाग हैं जिनको बढ़ाए जाने की जरूरत है। जी जी। और लोगों को जिस तादाद में इस तरह के बच्चे उपलब्ध हो रहे हैं उसकी तुलना में जो सहायता उपलब्ध की जाती है वो काफी सीमित है जी। इसे मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से कि राज्य सरकार को इस और बजट प्रावधान को बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे और बड़े जी जी की जो तकलीफ से परेशान है उनको राहत मिल सके। जी बिल्कुल। और यहाँ पर सरकार यत दत्त जी कई तरह की पहल करती है, कई तरह की योजनाएं चलाती है। क्या आपको लगता है कि वो उस योजनाओं का क्रियान्वयन कर सकती है? इसमें दो तीन चीजें हैं, मैं आपको जोड़ना चाहूंगा। एक तो ये है कि लोगों को, कईयों को तो जानकारी का भी अभाव रहता है जी। भाई मूक बधिरों के लिए आजकल सरकार ने स्कूल चला रखे हैं, एक इनको अर्ली एज में ही इनका डिटेक्शन हो जाता है तो इनकी रिकवरी ज्यादा अच्छी हो सकती है जी जी। और गार्जियन तक कई बार इस जानकारी का भी अभाव रहता है। तो मेरा ये मानना है कि स्वयंसेवी संस्थाएं भी और सरकार भी इसे ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करे जी। और जो जरूरतमंद हैं, जो इस तरह के लोग हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके, इसलिए दोनों की समान रूप से जरूरत है। लेकिन सरकार क्योंकि सामाजिक न्याय का दावा करती है, इसलिए ये जरूरत उनकी ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यत दत्त जी हमसे बात करने के लिए और अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए HBC न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगर बात करें दौसा के प्रसिद्ध बावड़ी आभानेरी की, तो अब आभानेरी की चांद बावड़ी को दुनिया के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शुमार करवाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि दौसा जिले में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। पेश है ये रिपोर्ट। देश में कई ऐतिहासिक एवं प्राचीन धरोहर है, जिनका ऐतिहासिक एवं पर्यटन की दृष्टि से बड़ा ही महत्व है। इन धरोहरों के संरक्षण की ओर ध्यान दिलाने के लिए पुरातत्व विभाग जयपुर मंडल की ओर से जिले के आभानेरी पर्यटन स्थल पर वर्ल्ड हेरिटेज सप्ताह मनाया जा रहा है। विभाग के प्रयासों के चलते पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने लगी है। आभानेरी की बावड़ी भी विश्व प्रसिद्ध धरोहर में शामिल है। इसका महत्व इसकी बनावट से ही पता चलता है और यही कारण है कि दूर दराज से पर्यटक इसे देखने आते हैं, जिससे क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। Well, apparently this monument, it's used to be a well. Actually, it's called a step well, and it's 20-something feet. 19.5 meters. Almost 20 meters, and obviously it was used to collecting water after the monsoon, and then it dried up, and then the monsoon came again, and it was built. It's very, very old. It's the 9th century. The oldest thing I've seen in India, and I've been here a very small time.
This is my first time in India, and I'm seeing lots of magical things, especially like this. It's very surreal, and it takes me to another place, and I think it's beautiful. आपको बता दें कि वर्ल्ड हेरिटेज सप्ताह का शुभारंभ जिला कलेक्टर प्रमिला सुराना ने किया था। इस मौके पर उन्होंने देश की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पुरातात्विक धरोहर को संरक्षित रखने की शपथ दिलाई। वहीं पुरातत्व विभाग के अधिकारियों का कहना था कि दुनिया के 57 देशों में 962 विश्व धरोहर है। इनमें से भारत में 29 है, जिसमें 23 सांस्कृतिक और 6 प्राकृतिक धरोहर शामिल है। इस प्रकार के पुराने स्मारकों का अखंड भंडार है, खजाना है हमारे पास में। और विशेषकर राजस्थान राज्य में इस प्रकार के अनेक दुर्ग और अनेक प्रकार के ऐसे भवन हैं। हम सभी जानते हैं कि ये मात्र इमारतें नहीं है, मात्र भवन नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, उसका परिचायक है कि किस प्रकार से हम पिछले हजारों सालों में धीरे धीरे विकसित हुए हैं। क्या हमारी जीवन प्रणाली थी, क्या हमारी संस्कृति थी, किस प्रकार से हम आगे बढ़ते बढ़ते विकास की पथ पर अग्रसर हुए हैं। इन सभी स्मारकों, इन सभी भवनों का संरक्षण करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। ये राजस्थान ही नहीं, उत्तर भारत की सबसे बड़ी बाड़ी बावड़ी 19.5 मीटर इसकी गहराई है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस बावड़ी में बिना पानी की कभी देखी नहीं गई, क्योंकि ये दो नदियों के बीच में बाणगंगा और उसकी सहायक नदी सावन नदी। तो उस जमाने में जब बहुत आबाद शहर था, तब ये आबा नगरी के नाम से विख्यात थी। बाद में इन्हीं के वंशजों ने अलवर की स्थापना की। राजस्थान में बहुत सारी बावड़ी हैं, लेकिन ये उन बावड़ियों में से है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए प्रपोज करी है सरकार। और इसी श्रृंखला में यहाँ आज 19 नवंबर से और 25 नवंबर के बीच में वर्ल्ड हेरिटेज साइट वीक मनाया जा रहा है। आबनेरी की प्रसिद्ध बावड़ी को दुनिया के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शुमार करवाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर ये प्रयास कब रंग लाएंगे, जिससे कि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। दौसा से विमलेश शर्मा की रिपोर्ट। HBC विशेष में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए HBC न्यूज। नमस्कार।